नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत के 3 बड़े राज्यों में मोदी एंड कंपनी, जिसमें अडानी उस कंपनी में सबसे बड़े चहेते हैं, इस कंपनी के खिलाफ आदिवासी आग बबूला है और 3 राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। एक राज्य में तो 65 किलोमीटर तक 65 किलोमीटर हजारों की संख्या में आदिवासी यात्रा की। हालांकि 48 घंटे में सरकार घुटने पर आ गई, वहां पर घुटनों पर सरकार आ गई। लेकिन अब तक दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आप किन्हीं की खबर सुन रहे थे। ये पहली बार, अब खासकर असम में तो आदिवासियों का प्रोटेस्ट हमने पहले दिखाया भी था, लेकिन उत्तर भारत में पहली बार ये नजर आ रहा है कि आदिवासी अब मोदी एंड कंपनी की पॉलिसीज को समझने लगे हैं और सड़क पर उतरने लगे हैं। भाव को लाइए, खबरें बहुत सारी इसमें डिटेल है, डिटेल में चलना पड़ेगा, तो शुरू करें। स्वागत है भाव भैया। हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए, फिर विजुअल वगैरह सब दिखाते हैं। जमीन लुटेरी फडणवीस सरकार के खिलाफ पालघर में लाल तूफान, आर पार की लड़ाई का आगाज। बाधवन बंदरगाह के खिलाफ 15,000 लोगों का महामोर्चा, मछुआरों और आदिवासियों का उग्र विरोध। ये 15,000 संख्या इन्होंने लिखी है, लेकिन ये संख्या 40,000 तक बताई जा रही है। पालघर में आदिवासी किसानों का विरोध, क्या है मांगे, आगे बताएंगे क्या मांगे हैं। जरा विजुअल्स दिखाइए और आप लोग खुद संख्या का अनुमान लगाइए। 40,000 जो हमें जानकारी मिली है, 40,000 थे। ये ड्रोन से बनाए गए विजुअल हैं। जरा देखिए, ये नीचे आपको लग रहा होगा ना चींटी टाइप पे, ये इंसान है, आदमी है, भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग सड़कों पर हैं। देखिए जरा ड्रोन से, ये विजुअल अद्भुत हैं। ऊपर से है, हम अभी आपको पास वाला भी विजुअल दिखा देंगे। जहां तक नजर जा रही है ड्रोन शॉट में, देखिए जरा, ये देखिए। और महाराष्ट्र का है भाव, तो इसके बारे में वहां पालघर से लेकर सारी रिपोर्ट भी इकट्ठा कर रखे हैं। चलिए जरा आगे विजुअल, अगला अगला विजुअल। ये देखिए, देखिए जरा, बहुत सारा प्रोटेस्ट और हम लोग वो देखते रहते हैं। हम ही बहुत सारे आपको विजुअल्स लेके आते हैं, लेकिन कुछ विजुअल ऐसा होता है जो हमको देखकर खुद ही लगता है कि भाई ऐसा, इसमें देख रहे हैं कहीं पर ऐसा नहीं है कि जैसे बिखराव हो, बिखरे बिखरे जो है 10-10, 12-12 के जत्थे में हो, बीच में जगह खाली हो। ऐसा लग रहा है जैसे लाल समंदर, और एक तरफ की पूरी सड़क जो है, ये जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक ये जो है आदिवासी, किसान, मछुआरे सड़कों पर है। और विजुअल्स हैं, और विजुअल और भी है। ये देखिए, और इसमें ये सिर्फ पालघर के नहीं है, ठाणे तक से यहां पर आए हैं प्रदर्शन में लोग। और यह अभी सिर्फ पहली झलक थी, पहली झलक, जिसमें घुटने टेका है इन्होंने। चलिए आगे, बाकी साइड में चलाते रहिएगा अभी चर्चा के समय विजुअल। अभी पहले हम चर्चा पर आ जाए, कुछ कुछ चीजें वो करके। ये जरा फोटोग्राफ देखिए, जब इनको रोका गया, पुलिस ने रोका और बैठ गए, तो ये देख रहे हैं आप। और ऐसे ही 1 किलोमीटर तक, ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, 1 किलोमीटर तक, जो हम तो रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहे हैं, कोई अपना वो नहीं है। जब बैठा दिया पुलिस ने, रोका और ये सड़क पर ही बैठ गए, तो 1 किलोमीटर तक ऐसा नजारा था। 1 किलोमीटर अगर ऐसा नजारा हो तो आप कल्पना कर लीजिए कितने लोग रहे होंगे। चलिए आगे आगे। मुलांवर यायला नको, त्यासाठी आपण मुलांना शिकवतो, आपण सरकारला जॉब विचारायचा आहे की आमच्या मुलांना नोकऱ्या देणार की नाही। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में थी इस पूरे प्रोटेस्ट में, बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की थी। जरा सुनवाते हैं कुछ, 1-2 बाइट्स हैं, वो जरूरी हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कमेटी के नेतृत्व में चारोटी से पालघर तक का ये लॉन्ग मार्च का नियोजन हमने तय किया था।
इसमें 12 मांगों को लेके कल चारोटी से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। 10 दिन पहले ये 12 मांगों को लेकर हमने यहाँ पे निवेदन कलेक्टर मैडम को दिया है। उसके बारे में 2 दिन के बाद हमें एक बुलावा आया था कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, मगर उस टाइम हमने उनको बोला कि अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। जब लॉन्ग मार्च के माध्यम से ये जनता, ये जो किसान और जो मजदूर है, वो बड़े तादाद में यहाँ पे शामिल हुआ है, वो जब कलेक्टर कार्यालय पे आएगा उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। 12 बुनियादी मांगों को लेके ये मोर्चा आज यहाँ पालघर कलेक्टर कार्यालय में पहुंचा है। इसमें ज्यादा करके बहनें हमारी शामिल हुई है, ज्यादा करके किसान यहाँ पे शामिल हुए हैं। जो वन पट्टा धारक है उनका वन पट्टा वाले भी ज्यादा करके यहाँ पे बड़े पैमाने पे यहाँ पे शामिल हुए हैं। कल से यहाँ पालघर तक 50-55 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने पार किया है और आज यहाँ पे हम आए हैं। हमें ये था कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये कलेक्टर कार्यालय का जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे सब ये हमारे आंदोलन करते जो है वो वहाँ पे बैठेंगे, मगर पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ पे गेट पे रोक दिया है। हम डिसिप्लिन पार्टी के लोग हैं, हम साइलेंट को मानने वाले सब लोग हैं। इसके लिए हमें कोई भी कानून हाथ में लेना नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे गेट पे बैठे हैं। अभी यहाँ के तहसीलदार और प्रांत सर यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला कि कलेक्टर मैडम अभी बात करने के लिए राजी है, मगर हमने कहा कि अभी इस टाइम हम बात नहीं करेंगे। 2 दिन पैदल चल के हम भी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं और हम अभी वो मन स्थिति में नहीं है कि हम उनके साथ में चर्चा कर पाए। तो हमने उनको ये मैसेज भेज दिया है कि कल 10 या 11 बजे यहाँ पे वो जो बुनियादी मांगे 12 मांगे लेकर हम आए हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। और हमारा ये भी उनसे निवेदन है कि ये 12 मांगों के ऊपर सेटिस्फाइड चर्चा होनी चाहिए। जो लोग आए हैं वो इस अपेक्षा से आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होगी, तो इसके बारे में जब चर्चा होगी जब ही ये आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, अन्यथा इस आंदोलन को और भी तीव्र किया जाएगा। और आने वाले दिनों में अगर डिस्ट्रिक्ट कमेटी अगर चर्चा करती है तो इनको 2 अल्टीमेट हमने दिए हैं ऑलरेडी। एक तो ये सब मार्च जो है आज 60,000 की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, यही संख्या वापस मुंबई अहमदाबाद हाईवे जाके मुंबई के मंत्रालय की तरफ जाएगी, या तो हम यहाँ के पालघर स्टेशन पे रोए रोको आंदोलन करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो। ये मुंबई तक और अहमदाबाद तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये ड्रोन से लेकर के और जमीन के जो विजुअल आए, इन्होंने ही मैसेज तुरंत कलेक्टर मैडम तक पहुंच गया कि चलिए अब घुटनों पर आने की बारी है। अब सुनिए, मीटिंग के बाद की बाइट भी हम सुना देते हैं भाऊ। मीटिंग के बाद 3 महीने ये जो 19 तारीख से जो हमारा चारोटी से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, इसमें बड़े तादाद में बड़े पैमाने पे यहाँ पे किसान और मजदूर इकट्ठा हुए थे। तकरीबन 60-65 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वो डिस्टेंस पार करके हम यहाँ पे आए थे और 12 मांगों को लेकर हमने यहाँ पे निवेदन दिया था। आज ये 12 मांगों को लेकर यहाँ के जिलाधिकारी मैडम, उनके साथ चर्चा हुई, उनको पूरा प्रशासन था और हमारा शिष्टमंडल था, वो दोनों में विस्तार से चर्चा हुई, बड़े विस्तार से चर्चा हुई और सभी मुद्दों पर, सभी मांगों पर समाधानकारक चर्चा हमारी हुई है। हमने जो मांग की थी 2 दिनों में, हमेशा हमने मीडिया के सामने यही कहा था कि अगर हमारी जो 12 मांगे हैं, जो बुनियादी मांगे हैं, उसके ऊपर विस्तार से और समाधानकारक चर्चा अगर होती है तो हम ये जो आंदोलन है उसको स्थगित करेंगे। तो कम से कम 8 घंटा यहाँ पे बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है और जो हमने टाइम बाउंड में समय लिखित हमें जो रिटर्न में चाहिए था वो आज हमें दिया गया है। और अभी ये 3 महीनों का ये समय हमें दिया गया है। अगर 3 महीने में अगर ये नहीं होता तो आगे की दिशा हम तय करेंगे, लेकिन बड़े विस्तार से चर्चा होके समाधान कर सभी का समाधान हो गया है। इसलिए अभी ये आंदोलन जो है वो हम 3 महीनों के लिए स्थगित करते हैं। 3 महीनों के लिए स्थगित और फिलहाल सभी मांगे मान ली। कुल मिलाकर के ये है जनतक ताकत। मैं देश के लोगों को ये खबरें हम इसलिए लाते हैं, देखिए जनतक ताकत संवैधानिक तरीके से किया, संविधान के दायरे में, लेकिन जब दिखा ना वो सैलाब तो सांसें अटक गई। भाऊ मैं अभी पहले बता दूं, मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह, राजस्थान में 76 गांव पुलिस, वहां पर तो छावनी बनाना पड़ा, पुलिस भी भागी, उसके बाद पुलिस छावनी में तब्दील किया गया राजस्थान, वहां भी हम चलेंगे। और मध्य प्रदेश जहां पर आदिवासियों के अधिकारों पर गिद्ध दृष्टि है वहां भी चलेंगे, लेकिन पहले पालघर। 3 राज्यों में पहला महाराष्ट्र। भाऊ
देखिए, पालघर की ये पोर्ट की जो जिसको बंदरगाह कहते हैं हम महाराष्ट्र में उसको बंदर कहते हैं। जब कभी मराठी भाषा में जब बाइट वाइट होती है या पीछे भाषण चलता है तो बंदर कहते हैं। तो बंदर से कृपा करके मंकी को ना जोड़े। बंदर मतलब जिसको हम सी पोर्ट कहते हैं, उसको बंदर कहते हैं मराठी में। तो ये 30 साल की पुरानी लड़ाई है। यहाँ पे 30 साल से ये प्रयास चल रहा था सरकार का कि यहाँ एक पोर्ट डेवलप किया जाए। लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए और जब अडानी जी का पोर्ट में इंटरेस्ट बढ़ा, तब इसका काम बहुत स्पीड से चालू हो गया। और इतना स्पीड आप मतलब आप सोच सकते हैं आशीष जी, कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डहाणु जो तहसील है, जिस तहसील में ये पोर्ट है पालघर के डहाणु तहसील में, उस डहाणु को सोशियो इको सेंसिटिव जोन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। वहां जंगल भी है, वहां समुद्र भी है और इस सी पोर्ट से दोनों का नुकसान होना है। तो वहां सबसे ज्यादा जो पालघर में प्रॉब्लम है वो है मछुआरों का। यदि पोर्ट बनता है तो पूरा एरिया मछुआरों के लिए कट ऑफ हो जाएगा। ऐसे में उनकी जीवन यापन के लिए वो क्या करेंगे? कई चीजें हैं वहां पे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने जो स्पीड अप किया, तुरंत एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दिया, बाकी मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दिया, एक इम्पैक्ट रिपोर्ट, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट लिया गया, उसके लिए पब्लिक हियरिंग हुई। और आश्चर्य की बात है, उस पब्लिक हियरिंग में जो पब्लिक इफेक्टेड है उनकी सुनवाई नहीं हुई और ऊपर इम्पैक्ट रिपोर्ट दे दिया गया कि सब एग्री है, सब ठीक ठाक है, ओके है। इसी बीच में ये सर्वोच्च न्यायालय भी गए कि ये केस चल रहा है, इसमें कंस्ट्रक्शन में स्टे दिया जाए। तो फिर सरकार ने एक ऐसा प्लान दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। लेकिन ये केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये इस केस का स्टेटस है। मैं ये क्यों कहता हूं कि प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने जब इसका शिलान्यास किया था, शुरू किया था काम, भूमि पूजन वगैरह करके, वो उनको पोर्ट से कहीं दूर करना पड़ा। वो पोर्ट पे जा नहीं पाए क्योंकि तब भी पूरा जनमानस, जनसागर उस पोर्ट और प्रधानमंत्री के बीच में खड़ा था। तो बाहर के तरफ सिंबॉलिकली ही करके वहां से प्रधानमंत्री चले आए। लेकिन इसको स्पीड अप होने का क्या काम है? ऐसा क्या हो गया कि भारत एकदम क्राइसिस में आ गया? या आपने बंदरगाह बाकी बंद हो गए, ये बंदरगाह नहीं होगा तो ये 13वां बंदरगाह है। हमारे पास ऑलरेडी 12 बंदरगाह है और 12 बंदरगाह में हमने देखा कि जेएनपीटी का कैसा बिजनेस धीरे धीरे कांडला शिफ्ट हो रहा है। और जेएनपीटी एक सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था एक समय, और उसका बिजनेस धीरे धीरे कांडला शिफ्ट कर दिया है क्योंकि अपने लाडले को बिजनेस देना है। ठीक है, अब इस देश का पोर्ट किंग जो है वो अडानी बनना चाहते हैं। अब इसमें डायरेक्ट अडानी तो डेवलप नहीं कर सकते थे, तो इसमें उन्होंने दो, जेएनपीटी जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वो और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड जो महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड है, दोनों ने मिलके इसको डेवलप करने का सवाल मतलब वो किया है। और इनका पैटर्न जो है, शेयर पैटर्न, वो शायद 80-20 है जो मुझे मैं दिखा याद है। देता हूँ, बस एक मिनट अगर आप रुकेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए। बेसिकली अडानी का खेल है ये पीछे। नहीं, मैं बता, उस पे मैं आ रहा हूँ। ये जो है, ऊपर चलिए जरा, शेयर दिखा दे, फिर ये पूरा का पूरा, यही पूरा खेल इसी में सिमटा हुआ है। इसमें देखिए 74 जेएनपीटी जेएनपीटी का 74 है और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड का 26 है। लेकिन ये एक्सरसाइज क्यों की गई? ये एक्सरसाइज देखिए, ये मालिक है उस पोर्ट के, कौन? जेएनपीटी और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड। लेकिन ये पोर्ट बना कौन रहा है? सी रिक्लेमेशन से लेके जो जितना भी वहां पे बड़े बड़े कंटेनर वो बनाने हैं, डेपोज बनाने हैं, टर्मिनल्स बनाने हैं, ये सारा का सारा अडानी बना रहे हैं। अडानी स्पोर्ट्स एंड स्पेशल जोन जो उनकी कंपनी है, उसने 53,000 करोड़ में ये काम किया है। और इससे कंटेनर टर्मिनल्स होंगे, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टिसिपेशन ऑफ मैसिव रुपीज, वो 72,200 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट है। 76,200, ठीक है, 76,200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। और इनको लगता है अडानी को ये मतलब आने वाले समय में जब ये पोर्ट पूरा बना देंगे अडानी जी, एक तो अडानी जी को 76,200 करोड़ रुपए का काम दिया,
ये पोर्ट बनाने के लिए, और ये अडानी जी अपने हिसाब से पोर्ट बनाएंगे, क्योंकि जैसे ये पोर्ट ये हो जाएगा, बन जाएगा और इस पे काम चालू हो जाएगा, फिर डिसइन्वेस्टमेंट शुरू होगा। सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना 26% निकाल देगा उसमें से, तो 26% ये अडानी खरीद लेंगे, तो अडानी 26% के मालिक होंगे। फिर धीरे से जेएनपीटी भी अपना पूरा शेयर बेच देगा और आने वाले समय में ये पोर्ट अडानी का होगा। सरकार से पैसे से बना हुआ ये पोर्ट अडानी सेठ खरीदेंगे, ये बात तय है। हमारे यहाँ अक्सर जब कोई लैंड एक्विजिशन शुरू हो जाता है किसी एयरपोर्ट के बढ़ाने के लिए, कि एयरपोर्ट की 2 स्ट्रिप बन रही है और एयरपोर्ट बड़ा करने के लिए सरकार ने जमीन ले ली है, तब मैं समझ जाता हूँ कि आगे पीछे ये एयरपोर्ट भी अडानी को ही दिया जाएगा। लेकिन देने के पहले जमीन अमीन सरकारी पैसे से खरीद करके उनका खर्चा कम हो, अपने दामाद का, अपने बेटे का, अपने लाडले का, वो हमेशा सरकार करती रहती है। सरकार का एकाएक सारे डिपार्टमेंट के एनओसी मिलना और लोकल लोगों को किसी भी तरह से न सुनवाई करते हुए, देखिए जहाँ अडानी होते हैं वहां किसी की सुनवाई नहीं होती, ये बात देख लीजिए। ये 60,000 लोग हैं, इनकी मांगे क्या है? अब ये पोर्ट तो बन ही रहा है, इनकी जो मांगे है कि हमको नौकरियां मिलनी चाहिए, इसमें अल्टरनेट, अब इनको 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने में इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। सरकार अपने मनमानी से करेगी और सरकार किसी की सुनती नहीं है अडानी के आगे, ये बात तय है। इसी पालघर में 2 साधु की हत्या हो गई थी, याद होगा आपको, उद्धव ठाकरे की सरकार थी। क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो वहां सारा देश उद्वेलित था। पूरा हर राज्य में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 साधुओं की हत्या, 2 सनातन धर्म खतरे में, और ये और वो। उसके बाद हमने स्टोरी भी की थी कि उसी के बाद दर्जनों भर साधुओं की हत्या यूपी में हुई, लेकिन सनातन खतरे में नहीं आया। ये एक लॉजिस्टिक एक परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं कि विपक्ष है तो वहां सनातन भी खतरे में है और इंसान की जिंदगी भी खतरे में है। आज हजारों लाखों तादाद में जो मछुआरे हैं उनके जीवन पे प्रश्न चिन्ह है। वो मछुआरे सिर्फ मछली पकड़ने का काम करते हैं और समुद्र में यही काम होता है। यदि आप पूरा का पूरा एरिया उनके लिए ब्लॉक कर दोगे, जब पोर्ट बनता है तो वहां मछुआरे की ना नाव चलती ना कुछ चलती, वो तो पूरा एरिया बैंड होता है उनके। तो वो क्या करेंगे? आज इस भारत में तथाकथित जो इंसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, देखिए 2 मासूम साधुओं को मारा, या लाखों मासूम परिवार के जीवन के ऊपर आज प्रश्न चिन्ह है कि वो करेंगे क्या। लेकिन आज कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि गांव वालों ने किसी गलत फहमी में 2 साधुओं को मारा तो सारा देश उफान पे आता है। लेकिन एक अडानी सेठ के लिए लाखों, मैं अडानी सेठ के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग कहेंगे कि आप तथ्य मतलब फैक्चुअली रॉन्ग बोल रहे हैं। फैक्चुअल हमें भी पता है, हमने बता दिया कि 72% किसका और 28% किसका है शेयर होल्डर। लेकिन ये पूरा पोर्ट डेवलप कौन कर रहा है? 72,200 करोड़ के खर्चे से। ये खर्चा अडानी नहीं कर रहे हैं, ये पीपीटी मॉडल पे है, अभी करेंगे और बाद में वसूलेंगे। जब वसूलेंगे तो वर्चुअली ये पोर्ट चलाएगा कौन? गौतम अडानी चलाएंगे। जब गौतम अडानी चलाएंगे तो पोर्ट गौतम अडानी का ही हो गया, नाम के लिए सरकार उसकी मालिक की हक होगा। और जिस दिन चाहे सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, सरकार को पैसे की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए। इस मामले में ये लोग बहुत माहिर है। अभी तक कितने एयरपोर्ट और सी पोर्ट बिक चुके हैं, ये कोई नया 13वां बिकेगा तो लोग कहेंगे कि कोई नया थोड़ी अजूबा हुआ है, तो हमेशा ही बिकता आ रहा है। तो ये सारा एक्सरसाइज जो हो रहा है, एक अडानी के लिए लाखों परिवारों को आप रोजी रोटी से मोहताज करते हैं और किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। यह है भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर। क्यों एक माइकल लाल नहीं बोलता कोई? क्यों भाजपा का आदिवासी नेता ये नहीं बोलता? यार आदिवासी लोग क्या करेंगे वहां पे? ये भूखे मरेंगे। मेरे वहां जंगल के पट्टे खत्म हो जाएंगे, जंगल टूट रहे वहां पे। लोग कर रहे हैं, लोगों को कौन ऐसा एक मछुआरा का नेता आ जाता है? ये जो मछुआरी की तो बड़ी नेताओं की तो बड़ी पॉलिटिक्स चलती है वहां पे बिहार और यूपी में। क्यों नहीं कोई नेता आके खड़ा होकर बोलता है कि यार वो लोग क्या करेंगे? क्या पालघर भारत का नहीं हिस्सा नहीं है क्या? कि पालघर भारत में तभी होता है जब 2 साधुओं की हत्या होती है और लाखों परिवार आज मोहताज हो जाएंगे रोटी के लिए, वो भारत का हिस्सा नहीं है। क्या क्या बेचोगे अडानी को? और अडानी के लिए कितने लोगों को घर बेघर करोगे? कितने लोगों को आप अपने रोजी रोटी से मोहताज करोगे? और ये पालघर का मसला अभी बढ़ने वाला है आगे। अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो अडानी आ ही गए हैं। वो अडानी की जीत है, बीजेपी की जीत नहीं है। अब बाकी बचा हुआ मुंबई भी अडानी के हवाले करा दिया जाएगा। अडानी विल बी द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड ऑफ मुंबई। ये मेरे शब्द याद रखिएगा।
ये तो पालघर है ना भाऊ। एक साथ जब ये पालघर आया तो हमने अलग अलग राज्यों में और पड़ताल की, तो एक साथ अलग अलग राज्यों में, यानी कहीं ना कहीं अब जो साहेब है ना विश्व गुरु बन रहे, अब उनके टारगेट पर आदिवासी हैं, क्योंकि एक साथ अलग अलग राज्यों में आदिवासियों के भीतर क्यों गुस्सा है, क्यों वाक बबूला है? क्योंकि उनके हितों पर प्रहार हो रहा है। राजस्थान दिखाइए, खबर पहले हेडलाइन लाइए। सवाई माधोपुर भारी बवाल, डूंगरी बांध के विरोध में जुटे ग्रामीण, पुलिस पर किया पथराव, हाईवे बना छावनी। लाइए जरा सुनवाइए मीणा जी को। अजनौटी हाईकोर्ट पर सम्मिलित तमाम मेरे नौजवान साथी और बड़े बुजुर्ग लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और तमाम जो बंधु ट्रैक्टर लेकर इस प्रांगण में पधारे उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। डूंगरी बांध का आंदोलन पिछले हम 7 महीने से संघर्षरत है इसमें, और लगातार हमने 8 बड़ी मीटिंग की है और छोटी छोटी लगातार संगोष्ठी बैठक लगातार कर रहे हैं, और ये आंदोलन आज इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं हारना चाहते। मैंने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र कई तमाम आदिवासी अंचलों में पिछले 10-12 सालों से कार्य किया हुआ। वहाँ पे बाघ अभ्यारण्य के नाम पर हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर दिया जाता है, जिसकी पीड़ा कोई नहीं समझता है। ना मुआवजा मिलता है, न उन्हें बेहतर जीवन मिलता है, सिर्फ आश्वासन और ढकोसलों के अलावा कुछ नहीं नसीब होता है। तो मैं आप सभी करौली सवाई माधोपुर जिले के तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप डूंगरी बांध को किसी भी कीमत पर रोकने का कार्य करिए। हम संघर्ष समिति के तमाम लोग आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासियों के लिए संघर्ष तमाम राज्यों में कर रहे हैं, वहां पर आदिवासियों को उजाड़ने की प्लानिंग है एक बांध के पीछे छिपके। अब जरा मध्य प्रदेश में बड़वानी में कांग्रेस का आदिवासी अधिकार सम्मेलन, नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। जरा सुनवा दीजिए दोनों क्लिप एक एक करके। एसआईआर में हमारे आदिवासी भाइयों के नाम काटे जा रहे हैं। मैं कलेक्टर को चेताना चाहता हूं, मैं जितने सरकारी बीएलए उनको चेताना चाहता हूं, अगर एक भी आदिवासी भाई का नाम काटा तो हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। आपने वोट का अधिकार छीना तो कांग्रेस पार्टी आप सरकार के उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को समझाना चाहती है कि एसआईआर में अगर एक ने भी बेईमानी की तो वो चाहे बीएलओ हो, चाहे वहां का विधानसभा का आरओ हो, चाहे कलेक्टर हो, निर्वाचन आयुक्त जिले का, हम एफआईआर लिखाएंगे, कोर्ट से लिखाएंगे, अन्यथा थानों में जा के लिखाएंगे। जिस बीएलओ ने अगर एक भी गलत नाम जोड़ा और एक भी सही नाम काटा तो मैं आग्रह करता हूं आपके खिलाफ एफआईआर लिखाने हमारे वहां के कार्यकर्ता जाएंगे। जितने टीचर है, जितने और अलग अलग पदों पे है, मेरा आग्रह है, लोकतंत्र बचाना है तो ईमानदारी से एसआईआर का काम आप सबको करना है। कि आदिवासियों का वोट काटा जा रहा है मध्य प्रदेश में आदिवासी सम्मेलन। आगे उमंग सिंगार, पानी के लोग प्रदेश अध्यक्ष कई सालों से उस क्षेत्र में रह रहे थे, लेकिन इनको नवाड़ के पट्टे के नहीं मिले, आज इनको अपने जमीनें छोड़ना पड़ रही। यवल सेंचुरी बन रही, बर्ड सेंचुरी, कई गांव को बाहर निकाला जा रहा। मैं अंतर सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी यवल सेंचुरी, अंबा पानी, नर्मदा का पानी नहीं, वो नवाड़ के पट्टे नहीं है आपको। क्या ऐसे नेता का साथ दोगे आप? साथियों, पूछो अंतर सिंह से जब आए कि ना आपको भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया आयोग का, लेकिन आप आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हो? मुझे मालूम है इस क्षेत्र के लोग, बिजली की परेशानी है, कब बिजली कट जाती, लाइनें कट जाती, आपको बिजली नहीं मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं, शिवराज कहते हैं, मोहन यादव कहते हैं कि 24 घंटे बिजली मिल रही। क्या मिल रही 24 घंटे बिजली आपको? नहीं मिल रही। ये झूठी सरकार, झूठे सपने, लाडली बहनाओं की बात, नाम कटते जा रहे,
जो 60 से ऊपर हुए, जिसको 1200 रुपए मिलते थे, अब 600 रुपए मिलने लगे। और जो 18 साल की, उसका नाम हट गया। और अभी मुझे मालूम पड़ा है कि कोर्ट के अंदर लगा दिया, एक आवेदन लग गया, अर्जी लग गई कि कल से बीजेपी डरती है कि अगर हमने लाडली बहना योजना बंद कर दी तो ये सब लाडली बहनाएं पूरी हमारे विरोध में हो जाएगी। ये आदिवासी बड़वानी में वहां भी भीड़ पूरा आपने देखा, पंडाल में जब कैमरा घूमा वहां भी पूरा हाउसफुल शो है। 3 राज्य का हमने दिखा दिया भाव। क्या ये सरकार बिल्कुल ही अब आम जनता से इतना कट गई है कि इन्हें डर ही नहीं है? नहीं, हालांकि वहां सरेंडर कर दिया पालघर में। आशीष जी, जब चुनाव आयोग के सिस्टम से लड़ना है, जब चुनाव ही फॉर्मेलिटी हो गया है, फिर मतदाताओं की औकात क्या रह गई? मतदाता राजा है जब तक उसके मतदान से सरकार बनती है। जब सरकार चोरी से बनने लगी, सरकार डकैती से बनने लगी, तो फिर मतदाता कौन? आज मतदाताओं से ज्यादा अहम जो इज्जत है वो ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार है तो विजय है, और विजय है तो सत्ता है, सत्ता है तो फिर ये सत्ता अडानी और अंबानी के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं। आम आदमी अब एक सिंबलाइज्ड हो गया है कि आप जनता हो, चाहिए इतने मुंह और चाहिए लोग गुलाम काम करने के लिए, वही मतदाताओं का हो गया। हम मतदान का अधिकार बोलते हैं, क्या फायदा मतदान देने के बाद भी? बटन कुछ भी दबाओ, नतीजे कुछ भी आते हैं। जब ये होने लगा, जब मशीनें मैच नहीं करती, कोई सुनवाई नहीं है, रात को ट्रक घुस जाते हैं स्ट्रांग रूम में, वहां क्या उलट पुलट होता है किसी को पता नहीं, पूछने पे लाठीचार्ज किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा है वो आंख मूंद के बैठा हुआ है। बार बार बोला जा रहा है कि जो लोग मतदाताओं से नाम कटेंगे तो हम बहुत एक्शन लेंगे। ये सिर्फ बोलता है सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं उस 2 दर्जन 150 के आसपास मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने एफआईआर की है गुजरात में, ये जीवित लोगों को मृत्यु घोषित कर दिया, उसके बाद तो पूरे देश की एसआईआर रुक जानी चाहिए। हाँ, लेकिन कोर्ट क्या उसकी सुनवाई? पूरा वीडियो है उनका, जिसका वीडियो है, उसमें कार्यक्रम किया है हम लोग, लेकिन क्या उसको सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेने को तैयार है? सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान सिर्फ अरावली पे लेगा क्योंकि वहां सरकार तकलीफ में आती है। जब न्यायपालिका की तकलीफ सरकार की तकलीफ हो जाती है, या सरकार की तकलीफ भी न्यायपालिका की तकलीफ हो जाती है, तो फिर जनता लावारिस हो जाती है। जनता का वारिस कौन है? जनता न्यायपालिका की तरफ देखती है। किसी गरीब पे अन्याय हुआ तो न्यायपालिका सुओ मोटो उसको लेती है। लेकिन मैंने देखा न्यायपालिका सरकार को बेल आउट करने के लिए काम करती है। यदि ऐसा न्यायपालिका ने करना शुरू कर दिया तो फिर न्यायपालिका ये स्तंभ नहीं संविधान का, न्यायपालिका फिर सरकार का एक इकाई हो जाती है, जो संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक है। अब आपने 3 राज्यों के दिखाया, महाराष्ट्र का एक महाराष्ट्र का और बता देता हूं। संजय नेशनल पार्क है मुंबई में, जो गोरेगांव से लेके ठाणे से लेके आगे फैला हुआ है। संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क की सैकड़ों एकड़ जमीन जो जंगल के अधीन थी, वो प्राइवेट लोगों के लिए ओपन कर दी रेवेन्यू मिनिस्टर ने। ये अभी 15 दिन पहले की डेवलपमेंट है। वहां जोरदार हंगामा हो रहा है कि ये जंगल की जमीन कैसे आपने दे दी। जंगल क्या है? लंग्स है, उस मुंबई शहर की लंग्स है जंगल। संजय नेशनल पार्क जैसा इतना बड़ा ग्रीन जोन या वाइल्ड लाइफ है, जब ये जमीनें आप बिल्डर को देते जाओगे, क्योंकि प्राइम लैंड है, वो प्राइम लैंड है, जब ये जमीनें आप बिल्डर को दोगे तो फिर अंदर के जानवर कहां जाएंगे? जो आज हम देखते हैं ना कि कोई वाइल्ड कैट या कोई शेर गांव में घुस गया है, जब आप जंगल पे अतिक्रमण करोगे तो क्या होगा?
उसी महाराष्ट्र की एक बात और बता देता हूं मैं। महाराष्ट्र में एक टाइगर कॉरिडोर है और वो टाइगर कॉरिडोर विश्व का एक माना जाना कॉरिडोर माना जाता है, ताड़ोबा वाला। उसके बीच में आपने खदान की परमिशन दे दी। 28 गांव ने अपने ग्राम पंचायत में इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया। पब्लिक हियरिंग में उस 28 गांव ने अपोज किया, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड पे चीज नहीं ली गई और अडानी सेठ के लिए खोल दिया गया सारा खेल। अब जब शेर ट्रैवल करेगा, शेर का कॉरिडोर होता है, शेर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, वो मध्य प्रदेश से होता हुआ ऐसा पूरा ताड़ोबा से आगे निकलता है। बीच में खनन होगा तो वो कहां जाएगा? लेकिन ये हो रहा है। आज पूरा चंद्रपुर, आज पूरा चंद्रपुर, आज आप चंद्रपुर में जाइए, आप गढ़चिरौली में जाइए, हम पोल्यूशन के नाम से डरते हैं। उनके खेतों में जाके देखिए, सफेद चद्दर फैली हुई है, राख ही राख, राख ही राख। ये मैं आंखों से देख के आया हूं चंद्रपुर। कौन चिंता करता है? अडानी सेठ की तिजोरी भरनी चाहिए, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं। उद्योग होता है, माइनिंग होता है, विदेश में भी होता है, सीमेंट की फैक्ट्रियां भी विदेश में चलती है, पावर प्रोजेक्ट भी चलते हैं, लेकिन फिर वो पोल्यूशन नहीं करते। यहाँ तो अपने पैसे कमाने के लिए, चाहे उतना कौन करता है, हु केयर फॉर पोल्यूशन। बड़े बड़े चीजें आप एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लिख के देते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें से कितनी चीजें होती है, कौन देखता है? और किसी ईमानदार अधिकारी ने किसी पे ऑब्जेक्शन उठाया तो उसका ट्रांसफर होता है रातों रात। तब उसको समझ में आता है कि सरकार देवेंद्र फडणवीस नहीं है महाराष्ट्र में वर्तमान में, सरकार गौतम अडानी है। छत्तीसगढ़ में अभी आप आए नहीं। छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ सरकार ही गौतम अडानी चला रही है, मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक रिटायर्ड मतलब वॉलेट जिसने वीआरएस लिया, एक आईएएस ऑफिसर है ओपी चौधरी, वर्तमान में वित्त मंत्री है। वो अमन सिंह के प्रोडक्ट है और अमन सिंह वर्तमान में अडानी जी के बोर्ड पे है। ये वही अमन सिंह है जो रमन सिंह की सरकार चलाया करते थे। नाम रमन का, काम अमन का। एक एजेंसी का ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, जिसके ऊपर गबन के, करप्शन के कोई चार्जेस थे, वीआरएस ले लिया और आदरणीय ठाकुर लॉबी काम करती ना, तो आदरणीय आप ही के उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह के कृपा से वहां सीएम के वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन किए वीआरएस लेके। और कॉन्ट्रैक्ट को आदमी देखिए, पहली बार हुआ है देश के इतिहास में, कॉन्ट्रैक्ट में जो अधिकारी ज्वाइन करता है वो कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए उसको प्रमोशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। रमन सिंह ठाकुर, राजनाथ सिंह ठाकुर, अमन सिंह ठाकुर, पूरा 15 साल, और उसके बाद अडानी जी को ज्वाइन कर लिया। अब आज छत्तीसगढ़ पूरी सरकार ओपी चौधरी चला रहे, मुख्यमंत्री नहीं चला रहे। कोई नहीं, ओपी चौधरी वगैरह सब चढ़ पादुका रखी है अडानी की, और नहीं भाई देखिए, अडानी जी तो खुद आके ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे ना, ठेके का टेंडर नहीं देखेंगे, ये सारे काम ओपी चौधरी इज अ कॉलिंग शॉट। तो ओपी चौधरी सब कुछ है आज छत्तीसगढ़ में। वो ओपी चौधरी अमन सिंह के खास, और अमन सिंह जो है वो अडानी जी के एम्प्लॉय, मतलब डायरेक्टर पे, बोर्ड पे डायरेक्टर। सारा छत्तीसगढ़ कौन चला रहा है? किसी की औकात है किसी आदिवासी की मुंह खोलने की? ये जितने भी तमाम लगातार नक्सलिज्म खत्म हो रहा है, वो नक्सलिज्म किसके लिए खत्म किया जा रहा है? सारे जंगल जो है अब छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक, उड़ीसा में इनकी सरकार, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार, पूरा बेल्ट का मालिक। खाली बीच में हेमंत सोरेन एक बाधा है, बाकी तो सब बाकी सब। जब छत्तीसगढ़ से जब आप जाओगे आशीष जी उड़ीसा, तो उसमें वो पूरा बेल्ट जो है वो एक है, उसमें झारखंड दूर आता है। आदिवासियों के राज्य में, आदिवासियों में राज्य में एक झारखंड एक है, झारखंड एक फंसा है, बाकी सब फंसा है। आप देख और जिस किलो को ढाने के लिए रोज तोहफे चलाई जा रही है, रोज। मैं एक बार पाल घर वाले में और बता दूं, 12 मांगे हैं, बस इसी खत्म करेंगे।
12 मांगों में जो महत्वपूर्ण है, वनाधिकार अधिनियम, पेशा कानून लागू किया जाए, पूरी तरह पेशा कानून लागू किया जाए। पेशा आदिवासियों की बहुत बड़ी मांग रही है, पेशा कानून। बधावन और मुरबे बंदरगाह की परियोजना रद्द की जाए। स्मार्ट बिजली मीटर जो है, ये बिजली वाला मीटर स्मार्ट वाला, वो बंद कर दिया जाए। मनरेगा को मजबूत किया जाए और 4 श्रम संहिताएं जो लेबर कोड सभी आए हैं, ये वापस ली जाए। मंदिर और सरकारी जमीनों को वास्तविक जोतदारों के नाम कर दिया जाए, जो उसके वास्तविक जोतदार हैं उनके नाम कर दिया जाए। ये प्रमुख मांग है। और इस प्रदर्शन का आप वो समझिए कि कितना तगड़ा रहा होगा। यहाँ जो यतीश देशमुख एसपी है, 2006 रिजर्व पुलिस की 6 टुकड़ी लगाया, 2000 पुलिस वाले तैनात किए गए थे इनको जो है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाए, घुटने पर आना पड़ा। इसमें विधायक एक विनोद निकोले हैं, वो भी थे, अशोक ढवले, ये लीडरशिप, इन्हीं की लीडरशिप में ये मार्च हो रहा था। अजीत नवले, विनोद निकोले और अशोक ढवले मेन इसको लीड कर रहे थे। खैर, इजाजत दीजिए, जब अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों से हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वजहों से एक साथ अब प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। क्या ये अंतकाल की शुरुआत है? ये आप बताइए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।